अगर आपका वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया ड्रामा के साथ जिसका नाम है सेव इट फॉर द हनीमून। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस से होती है जिसमें हमारी फीमेल लीड ज़ियाओज़ाई काफी देर से पहुंची, लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई क्योंकि नए जनरल मैनेजर को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था और यही तो मेन चीज थी इस कॉन्फ्रेंस की। खैर, दूसरी तरफ नए जनरल मैनेजर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है जो कि हमारा मेल लीड जूहांग था। सभी उसे देखने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन जब देखने की बारी आई तो चेयर खाली थी और ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि जूहांग ज़ियाओज़ाई के पास फ्लर्ट करने के लिए पहुंच गया था। ये देखकर तो उस बेचारी की सांसें ही रुकने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है। इसी के साथ उसे जाग आ जाती है और वो शुक्र करती है कि ये सब एक सपना था, लेकिन मैं इस तरह के सपने क्यों देख रही हूँ। तभी उसने देखा कि ऑफिस का टाइम हो चुका है, तो फौरन से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। साथ ही हमें वो नरेटिव वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम ज़ियाओज़ाई है, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पैसा कमाना है क्योंकि मैं अपने डैड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं, और वैसे भी इस दुनिया में कोई मिस्टर राइट नहीं, तो मैं हर एक लड़के को बारी बारी थोड़ी ना ट्राई कर सकती हूँ, ना तो मेरे पास इतनी एनर्जी है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अकेले ही रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब से इस नए जनरल मैनेजर ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, तब से तो मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। सामने से जूहांग भी आ रहा था जो कि अपनी तरफ से तो 3 पीस सूट पहने हुए था, लेकिन ज़ियाओज़ाई को वो बाथरूम में नजर आ रहा होता है। और यही तो मेन मसला था कि हर वक्त उसे जूहांग के रोमांटिक विजन्स आते रहते हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आज से 2 हफ्ते पहले, और कैसे स्टार्ट हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। टीम बिल्डिंग के लिए नए जनरल मैनेजर ने सभी एम्प्लॉइज को एक हाई फाई रिजोर्ट में बुला लिया था। इसी बारे में ज़ियाओज़ाई अपनी फ्रेंड लिन को बता रही होती है कि नए बॉस को मैंने अभी तक देखा तो नहीं, पर वो कितना अच्छा है ना, देखो उसने हमें टीम बिल्डिंग के लिए इतने अच्छे रिजोर्ट में बुलाया है, जबकि पहले तो हम चीप से प्लेसेस में जाया करते थे। लिन भी इस बात से एग्री करती है। तभी ज़ियाओज़ाई को उसके सुपरवाइजर ने बुलाया और पूछने लगा कि वो जो न्यू लिकर तुमने बनाया है वो किधर है, तुम लेकर क्यों नहीं आई। बॉस स्पेशली इस टीम बिल्डिंग में उसे ट्राई करना चाहते थे, तुम फौरन से बार में जाओ और उसे लेकर आओ। उस बेचारी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उस लिकर को लेने के लिए बार में पहुंच जाई। साथ ही वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि इस नए जनरल मैनेजर जूहांग ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इतनी भूख लग रही है मुझे और फिर भी मुझे खाली पेट उसके लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जूहांग भी चेयर पर बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसने मुड़कर नहीं देखा कि असल में ये कौन बदतमीज है जो उसके बारे में ये सब कुछ कह रहा है। उधर ज़ियाओज़ाई जब कुछ खाने के लिए चली जाती है तो इधर वेट्रेस ने गलती से उसका लिक्योर भी इधर जूहांग के सामने पेश कर दिया ताकि वो इसे टेस्ट कर पाए। इधर जूहांग किसी को टेस्ट कर रहा था और किसी को स्मेल करने के साथ ही डस्टबिन में फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तब तक ज़ियाओज़ाई भी अपने लिकर को ढूंढते ढूंढते पहुंच आई और गुस्से में पूछने लगी कि मेरा लिकर कहाँ है। तो वो बोला कि सब इस डस्टबिन में है, तो यकीनन तुम्हारा लिकर भी इसी में ही होगा। अगर रेड आर्ट डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो क्या इतने सारे एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया जाता। ज़ियाओज़ाई ने अपने लिकर की बोतल उसके हाथ में देखी और फौरन उसे ले लेती है। कहने लगी कि मैं पूरे डिपार्टमेंट की गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन ये लिकर मैंने बनाया है और तुम इसे टेस्ट किए बगैर बुरा नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच में ये बहस चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से सुपरवाइजर ने आकर पूछा कि जनरल मैनेजर जूहांग आप ठीक तो है ना। ये सुनकर तो बेचारी ज़ियाओज़ाई के होश ही उड़ गए कि जिससे वो इतनी देर तक बहस कर रही थी वो उसका नया बॉस है, जो कि उसे अब पता चला। नेक्स्ट सीन में स्विमिंग पूल में खड़े वो यही बातें कर रही थी कि उसने मेरे लिकर को टेस्ट किए बगैर बुरा कहा, कितना रूड इंसान है वो, पता नहीं उसे जनरल मैनेजर किसने बना दिया है। मैंने उसे जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, भला इसमें मेरी क्या गलती, सारी गलती तो उसी की ही थी ना, और उस जैसे इंसान की वजह से मैं अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दूं। अनफॉर्चुनेटली उसी स्विमिंग पूल में जूहांग भी होता है जो कि खामोशी से खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इधर ज़ियाओज़ाई अपने साथ बड़बड़ा रही होती है। काफी कुछ सुन लेने के बाद आखिरकार वो कहता है कि बस हो गया तुम्हारा, या फिर कुछ और भी कहना चाहती हो। उसे अपने सामने खड़े देखकर तो ज़ियाओज़ाई फौरन स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई और पूछने लगी कि क्या आपने मेरी सारी बातें सुन ली, जिस पर उसने भी सर हिलाकर हाँ का जवाब
दिया। अब तो वो हर हाल में यहाँ से निकलने की कर रही थी, लेकिन नर्वस हो जाने की वजह से बेचारी रास्ता भी भूल चुकी कि उसे जाना किस तरफ है। इसी नर्वसनेस के चक्कर में किसी एक तरफ जाने के बजाय वो वापस से स्विमिंग पूल में गिर गई। जुहांग भी यही देख रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, लेकिन उसे स्विमिंग करना भी नहीं आ रहा था, इसलिए जुहांग उसे अपने हाथों में उठा लेता है और यहाँ ज़्याओज़ाई उसकी बॉडी को फील करने लगी कि ये कितनी वार्म है। वो गुस्से में उसे अपना हाथ हटाने के लिए कहता है, लेकिन ज़्याओज़ाई डिजी फील कर रही थी और साथ ही बेहोश हो गई। इस लड़की की अजीबोगरीब हरकतें जुहांग की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगा कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओज़ाई को लिन की कॉल आती है और साथ ही पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रही। जबकि ज़्याओज़ाई ने जब इधर उधर देखा तो ये उसका रूम तो नहीं लग रहा था, बल्कि किसी मेल का रूम लगता है, जिससे वो समझ गई कि ये यकीनन उस खड़ूस बॉस का रूम होगा। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सभी एम्प्लॉइज को जुहांग से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो इन सबको डांटते हुए कहता है कि मैं तुम सबको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसमें मुझे रेड आर्ट डिपार्टमेंट की अच्छी प्रोग्रेस चाहिए, अगर नहीं तो फिर तुम सभी लोग अपने लिए नई जॉब्स का बंदोबस्त कर लो। जबकि ज़्याओज़ाई को उसे देखकर रोमांटिक इल्यूजन्स आ रहे थे। वो दिल ही दिल में कहती है कि ये बाथरोब पहनकर क्यों आया हुआ है। उसके लिए बॉस को देखना तक मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अपने इल्यूजन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर थोड़ी ही देर में मीटिंग एंड हो जाती है। उन सब के चले जाने के बाद यहाँ असिस्टेंट जुहांग से बात कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ज़्याओज़ाई के बारे में सोच रहा होता है कि एक छोटी सी एम्प्लॉय होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह रूड तरीके से बात करने की, और जिस तरह से वो अपने लिकर को डिपेंड कर रही थी, क्या सच में उसने बहुत अच्छा बनाया होगा। दूसरी तरफ ज़्याओज़ाई ने लिन को सारी बातें बता दी थी, जिस पर वो इसे कहती है कि तुमने बॉस को पब्लिक में डांटा, इसके लिए तुम्हें उन्हें सॉरी करना चाहिए, वरना तो इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। जबकि ज़्याओज़ाई बोली कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि किसी लड़के ने कपड़े पहने हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें कपड़ों के बगैर नजर आ रहा हो। इधर लिन उसके पास आते हुए बोली कि तुम्हें किसी पर क्रश हो गया है क्या, बताओ जरा कौन है वो। ज़्याओज़ाई कहती है कि अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या, भला मुझे किसी पर क्रश क्यों होने लगा, मुझे बस इस तरह के इल्यूजन्स आ रहे हैं। तो लिन कहने लगी कि इसकी तो 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होगा, और दूसरा ऑप्शन वो उसके कान में बताती है कि या तो फिर तुम्हें नींद की जरूरत है, जल्दी जल्दी से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। ज़्याओज़ाई को भी यही लग रहा था कि शायद मुझे नींद की जरूरत है। लिन के बाहर जाने से पहले ही वो सो गई थी। नेक्स्ट सीन में जुहांग ज़्याओज़ाई के उस लिकर को टेस्ट कर रहा था, जिसे टेस्ट किए बगैर ही उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, और अब टेस्ट करने के बाद ही उसे पता चला कि ये इतना भी बुरा नहीं। थोड़ी देर के बाद ज़्याओज़ाई के डोर पर नॉक हुआ, जो कि अभी भी उसी रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। जब उसने डोर ओपन करके देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका खड़ूस बॉस होता है। अचानक से उसे देखकर पूछने लगी कि आप यहाँ, आपको किसी चीज की जरूरत थी क्या। तो वो बोला कि भला बॉस को भी अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है। ज़्याओज़ाई ने भी उसे अंदर आने दे दिया, बगैर ये जाने कि असल में वो यहाँ करने क्या आया है। जबकि जुहांग बोला कि कल रात जब तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे तुम्हें अपने रूम में ले जाना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे रूम का पता नहीं था, इसलिए कुछ भी मिसअंडरस्टूड मत करना, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़्याओज़ाई ने उन बातों को तो मिसअंडरस्टूड नहीं किया, लेकिन फिलहाल जिस तरह जुहांग अपनी शर्ट उतारकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है, ये उसे कुछ समझ नहीं आती। इवन के पीछे की तरफ चलते चलते ज़्याओज़ाई बेड पर आ गिरी, और जुहांग भी उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अभी तो आधी रात है, तुम जाग क्यों रही हो, थोड़ी देर और सो जाओ। ये कहने के साथ ही वो गायब हो जाता है, और इधर इसे भी रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन था, पर अब उसे डर लग रहा होता है और फौरन अपने रूम से बाहर चली आई। आधी रात होने की वजह से कोई भी कॉरिडोर में नहीं होता, लेकिन चलते चलते वो अचानक जुहांग से टकरा जाती है। वो भी इसे अचानक से देखकर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जुहांग का चेहरा देखते साथ ही ज़्याओज़ाई को दोबारा से रोमांटिक विजन्स आने लगते हैं, जहाँ जुहांग उसे कह रहा था कि जिस तरह तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारी आंखें ही कह रही है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि ज़्याओज़ाई उसे मना करती रही कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। जबकि रियल में इधर जुहांग उसे देखकर यही सोच रहा था कि इसे क्या हो रहा है। पीछे वो किसी चीज से टकराने वाली होती है, और उसे बचाने के चक्कर में जुहांग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, और यहाँ दोनों ही जमीन पर आ गिरे। ये वाला मोमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था कि तभी जुहांग ने देखा कि ऊपर से एक बॉक्स गिर रहा है, और ये ज़्याओज़ाई के ऊपर ना गिरे, इसलिए वो उसे नीचे करके खुद ऊपर की तरफ आ जाता है। ये बॉक्स उसे काफी जोरों का लगा। ज़्याओज़ाई ने भी इस बात को नोटिस किया कि बॉस ने मुझे बचाने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में वो अपने जख्म पर मेडिसिन लगा रहा होता है, और साथ साथ ही वो ज़्याओज़ाई से उसके लिकर के बारे में बात कर रहा था कि मैंने उसे टेस्ट किया, इतना भी बुरा नहीं था जितना कि मैंने उसके बारे में पहले कहा था। इधर ज़्याओज़ाई
ज़्याओज़ाई को बेचैनी हो रही थी कि अगर मैं यहीं पर रही तो मुझे दोबारा से रोमांटिक विजन आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किसी भी तरह करके यहाँ से जाना ही चाह रही थी कि जुहांग ने उसे आवाज देकर रोक दिया। वो कहता है कि मैंने काफी कोशिश की लेकिन जख्म तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, तो क्या प्लीज तुम मेरे जख्म पर मेडिसिन लगा दोगी। ये बात तो उसके लिए खतरे की घंटी होती है, पर ये बात वो जुहांग को कैसे बताए और मेडिसिन लगाने के लिए भी मना नहीं कर सकती थी। खुद को बचाने के लिए ये अभी सोच ही रही थी कि उधर जुहांग ने शर्ट भी उतार दी और ये दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने तो सेकंड्स में शर्ट ही उतार दी। खैर अब अपनी आंखों पर हाथ रखकर वो उसके मेडिसिन लगाने लगती है। वो भी गलत ही जगह पर अप्लाई कर रही थी, जबकि जुहांग सोच रहा था कि इस लड़की को हो क्या गया है, क्योंकि उसने तो अभी तक अपनी शर्ट उतारी ही नहीं थी और ज़्याओज़ाई को वो शर्ट के बगैर नजर आ रहा होता है। कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तक तो मैंने अपनी शर्ट भी नहीं उतारी। ये देखकर वो बेचारी भी एम्बैरस हो गई कि ओ गॉड, दोबारा से इल्यूजन, मैं पागल हो गई हूँ या फिर अंधी। जुहांग ने अब उसे अपना मुंह फेरने के लिए कहा कि मैं अपनी शर्ट उतार दूं, जबकि ज़्याओज़ाई खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि गॉड प्लीज, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप जानते हो कि मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। जुहांग भी उसका ये बड़बड़ाना सुन रहा था। उसे तो यही लगता है कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रही है, पर क्यों ये भी वो नहीं जानता। उधर ज़्याओज़ाई भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद में थोड़ी सी हिम्मत ले आती है कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बस जल्दी से मैं मेडिसिन लगाकर यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मेडिसिन लगाने के चक्कर में वो इतना जोर लगा देती है कि उस बेचारी की एक दो हड्डियां तो वैसे ही टूट गई। नेक्स्ट सीन में जुहांग उसे घर छोड़ने के लिए आता है और जाते जाते उसे कहने लगा कि ज़्याओज़ाई, मैं तुम्हारे लिकर के बारे में बता रहा था कि वो इतना भी बुरा नहीं। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया। ज़्याओज़ाई को समझ नहीं आती कि वो खड़ूस है या फिर उसमें एटीट्यूड इश्यूज है। खैर जब उसने आकर देखा तो उसके डैड काफी ड्रंक होकर दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़्याओज़ाई को मैसेज रिसीव हुआ कि आपके डैड ने उधार पर काफी खर्चा कर लिया है और बिल भी बढ़ चुका, तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बिल को पे करें। ज़्याओज़ाई के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो लिन को मैसेज करके उसे कुछ पैसे उधार मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब जुहांग अपने रूम से बाहर आया तो उसे अपने घर में अपना दोस्त हाउलिंग नजर आया और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तो वो मस्के लगाते हुए कहता है कि अरे पगले, अगर मैं ना होता तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता। लेकिन आखिरकार वो सच भी बता ही देता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर चुपने के लिए आ गया। यहाँ बातों ही बातों में जुहांग उससे पूछने लगा कि क्या कभी तुमने ऐसा कुछ टेस्ट किया है जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग हो, यानी कि इस पूरी दुनिया में तुमने कभी भी वैसा टेस्ट ना देखा हो। हाँ बोला कि हाँ, ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल ऐसा जैसा तुमने चाहा हो। ऐसा टेस्ट आज से 15 साल पहले चखा था ना मैंने, फर्स्ट लव का। यकीनन तुम भी फर्स्ट लव की ही बात कर रहे हो। जुहांग बोला कि अरे स्टूपिड, मैं लिकर की बात कर रहा हूँ। हाउलिंग भी ये सुनकर कहने लगा कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम जैसा इंसान जिसे रोमांटिक तक होना नहीं आता, भला उसे फर्स्ट लव की ब्यूटी के बारे में क्या ही पता होगा। जुहांग को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया कि ये बात तो ठीक है कि मैं असूलों पर चलने वाला आदमी हूँ, पर अब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई कोल्ड ब्लड एनिमल हूँ। दूसरी तरफ ज़्याओज़ाई ऑफिस पहुँच चुकी थी और सबसे पहले उसका सामना लिन से हुआ, जिसे वो बताती है कि मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं। उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। लिन जानती थी कि ज़्याओज़ाई को हमेशा अपने डैड की वजह से कर्जे लेने पड़ जाते हैं। वो कहने लगी कि मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी वापस चाहिए, इतनी भी टेंशन मत लो। आफ्टर दैट ज़्याओज़ाई जब जनरल मैनेजर के ऑफिस तक पहुंची तो उसे दोबारा से वही रोमांटिक इल्यूशन होने लगा। पहले तो वो अपनी आंखें बंद करना चाह रही थी, लेकिन उसे ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये इल्यूशन है या फिर सच में बॉस मेरे सामने खड़े हैं। जबकि जुहांगी से कह रहा था कि तुमने आने में देर कर दी, इसलिए अब तुम अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़्याओज़ाई लैब में बैठकर लिकर बना रही थी और बॉस भी उसके सर पर खड़ा था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये इल्यूशंस देख देख कर मैं तंग आ चुकी हूँ, आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। कि दूसरी तरफ से फेक जुहांग दोबारा से पहुंच आया। अब एक तरफ बॉस सच में खड़ा था और दूसरी तरफ से उसे वो रोमांटिक सा इल्यूशन होने लगा, जिसे वो खत्म करने की कोशिश करती है। पर फेक जुहांग बोला कि काम करना कितना बोरिंग है ना, चलो हम कुछ और करते हैं। ज़्याओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ यहाँ रियल वाला जुहांग बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। वो बेचारी अपना सर पकड़ कर बैठ गई कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपने काम पर कैसे ध्यान दूं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जुहांग बार में बैठा हुआ था और हाउलिंग उसे देखकर कहता है कि आजकल तुम रात
रातों में कुछ ज्यादा देर तक नहीं जागने लगे जो अभी तक तुम बार में बैठे हुए हो? वैसे ये लिकर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर इसका टेस्ट काफी अच्छा है। जुहांग बोला कि यही तो वो टेस्ट है जिसे तुम फर्स्ट लव कह रहे थे। साथ साथ वो ज़्याओज़ाई के बारे में सोच भी रहा होता है। असल में वो खुद भी नहीं जानता कि वो लिकर की तरफ अट्रैक्ट हुआ या फिर उस लड़की की तरफ। इधर हाउलिंग भी उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तो जाकर उस लड़की को चेस करो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। दूसरी तरफ ज़्याओज़ाई भी इसी बिल्डिंग के मार्ट में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए आई थी और जाते वक्त अचानक से ही वो जुहांग से टकरा जाती है। दोनों ही एक एलिवेटर में थे जहाँ वो इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जुहांग बोला कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, तो मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? वो तो इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ अचानक से एलिवेटर खराब हो जाता है। ज़्याओज़ाई को डर लग रहा था, इसलिए जुहांग ने उसे हक कर दिया और कुछ देर के लिए अब इन दोनों को ही इस खराब एलिवेटर में रुकना पड़ेगा। टाइम पास करने के लिए जुहांग उसे उसके लिकर के बारे में पूछने लगा कि अगर तुमने और भी प्रोग्रेस कर ली है तो मुझे अपना लिकर टेस्ट क्यों नहीं करवाया? जिस पर ज़्याओज़ाई बोली कि मैं चाहती थी जब पूरी तरह से बन जाए तो तभी आपको टेस्ट करवाऊं। दूसरी तरफ से इल्यूजन वाला जुहांग कह रहा था कि क्या मैं तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ? ज़्याओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, जबकि इधर रियल जुहांग उसके करीब जाने लगा। वो बेचारी दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं इस रियल वाले पर फेक जुहांग का असर तो नहीं हो गया, ये मेरे करीब क्यों आ रहा है? जबकि वो इसके पास से एक चिप्स लेते हुए बोला कि मुझे भूख लग गई। ज़्याओज़ाई अपना बर्गर आगे करते हुए बोली कि अगर आप माइंड ना करे तो मेरा बर्गर खा ले। उधर फेक जुहांग बोला कि मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा और यहाँ तो वो बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही, क्योंकि रियल वाला जुहांग बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और फेक वाला जुहांग उससे फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रहा था। तो इस हाल में वो करे भी तो क्या करे। खैर कुछ ही देर में एलिवेटर ठीक हो गया। उन अंकल ने बताया कि अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। ज़्याओज़ाई की तो सांसें रुकी हुई थी, वो फौरन से लैब में जाकर कुछ देर के लिए सुकून करना चाहती थी, जबकि इधर जुहांग को भी लगा कि शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। वो उसके लिए पानी का गिलास ले आता है। ज़्याओज़ाई फिलहाल उसे खुद से दूर भेजना चाहती थी। कहने लगी कि बॉस आप फिक्र नहीं करे, मैं लिकर को अच्छे से बना लूंगी और कल ही आपको इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। वही फेक जुहांग भी उसके सामने आते हुए कहता है कि अगर ऐसे झूठ बोलोगी तो फिर तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। जबकि यहाँ रियल वाला जुहांग कहने लगा कि क्या तुम्हारी नजर में मैं एक ऐसा लड़का हूँ? अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर इधर ज़्याओज़ाई सोचने लगी कि ओ गॉड, कहीं इसे ये फेक वाला जुहांग नजर तो नहीं आ रहा। उधर वो अपनी पिक्चर की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर को इस तरह से खराब करने की। इधर ज़्याओज़ाई को भी रिलीफ मिल गया कि अच्छा ये पिक्चर की बात कर रहा है। फौरन से उसे काम डाउन करने के लिए बोली कि बॉस देखो ना, इसमें आप कितने मैनली लग रहे हो, कितने हैंडसम, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होना अच्छी बात है। जुहांग को तो गुस्सा आ रहा था कि मैं जैसा भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर ये जॉब छोड़कर चली जाओ। ज़्याओज़ाई बोली कि नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया, मेरी आपके लिए कोई इंटेंशंस नहीं। ये तो ऑफिस के सभी कुलीग जानते हैं कि ना मैं कभी डेट पर जाती हूँ और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। इवन कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और आप ही बच जाए तब भी मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। हम दोनों सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ तो जुहांग को गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, क्या मैं इतना बुरा हूँ या दिखने में अच्छा नहीं लगता? गुस्से में अपनी पिक्चर को अनपेस्ट करते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जुहांग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? ना तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो, ना तुम्हें डेट वाली कोई लड़की पसंद आती है। जुहांग बोला कि कोई लड़की तो नहीं पसंद, लेकिन एक लड़की के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। पर क्या ही फायदा, अगर इस पूरी दुनिया में हम दो भी बच जाएंगे ना, तब भी उसकी नजर में हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही उसे ज़्याओज़ाई का मैसेज आया कि बॉस मैं लिकर को बनाने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आप प्लीज मुझे देखने के लिए ना आए। जुहांग ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पर उसने इसे कुछ खास जवाब नहीं दिया और जुहांग को तो यही लग रहा था कि वो जानबूझकर मुझे अवॉइड करना चाह रही है। अगली सुबह लैब में आकर ज़्याओज़ाई को काम पर लगे हुए देखकर उसे मैसेज करके पूछना चाहता था कि क्या प्रोग्रेस है, लेकिन फिर मैसेज करते करते रुक गया क्योंकि ज़्याओज़ाई ने खुद ही मना किया था। आफ्टर दैट रात में जुहांग कंसर्ट से उठकर बाहर आ गया, जिस पर हाउलिंग आकर उसे पूछने लगा कि यार इतना मजा तो आ रहा था, तुम बाहर क्यों आ गए हो? वो बोला कि यार वैसे ही मैं इतनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ, अंदर मुझे सांस नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया हूँ। वैसे एक बात
बताओ, अगर किसी लड़की को मुझ पर क्रश हो तो क्या वो मुझे अवॉइड करेगी? हाओलिंग तो फौरन से कहता है कि कौन है वो लड़की, चलो जल्दी से मुझे मिलवाओ उससे। जबकि जुहांग बोला कि रुक जाओ यार, मैंने उसे वादा किया है कि जब तक लिकर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। हाओलिंग बोला कि भाई उसे तुझ पर क्रश हो या ना हो, पर तू सच में प्यार में फंस गया है, अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर उस लड़की को प्रपोज कर दे। जुहांग बोला कि कैसे कर दूं, वो लड़की तो ना डेट पर जाना चाहती है ना उसे शादी करनी है, ये जरा अजीब नहीं? दूसरी तरफ लिन भी ज़ियाओज़ाई का मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हें अभी भी बॉस के वो नेक्ट वाले इल्यूजन आते हैं या फिर सब कुछ ठीक हो गया? वो बोली कि यार कुछ भी ठीक नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि मेरे दिमाग में ही कोई खराबी आ गई है। तुम्हें पता है मेरे इल्यूजन्स में आकर बॉस मुझे किस करना चाहता है। वैसे तो लिन को ये सब कुछ बहुत फनी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे मशवरा देते हुए कहती है कि अगर बॉस तुम्हें किस करना ही चाहता है तो तुम भी किस कर दो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे ये इल्यूशंस भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह लैब का दिखाया गया, जहां ज़ियाओज़ाई तो अपने काम पर फोकस करना चाह रही थी, लेकिन उसके वो रोमांटिक इल्यूजन उसे फोकस करने ही नहीं देते। अपना ध्यान भटकाने की भी उसने काफी कोशिश की, लेकिन इल्यूजन वाला जुहांग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो हर तरफ उसके पीछे पीछे ही जाए जा रहा था। आखिरकार तो उस बेचारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या करूं मैं, कैसे अपने काम पर फोकस करूं। तभी उसे लिन की बात याद आई कि अगर बॉस तुम्हें किस करना चाहता है तो तुम भी किस कर ही दो। अब वो इमेजिन कर रही थी कि क्यों ना मैं एक बोल्ड गर्ल बनकर उसके सामने जाऊं और आखिरकार उसे कह ही दूं कि मैं उसे प्यार करती हूं और उसे किस भी कर दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना उसे ये पता लगने दे सकती हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे कोई सीक्रेट रास्ता ही ढूंढना होगा। इसके बाद वो सीक्रेट वे को भी इमेजिन करती है कि किसी भी तरह करके वो जुहांग को बेहोश कर दे और फिर चोरी छुपे उसके ऑफिस में आकर उसे चोरी से किस कर दे। लेकिन उसे ये वाला वे भी कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर गुस्से में उठकर वो जुहांग की पिक्चर को और भी गंदा करने लग जाती है। उसे ये हरकत करते हुए इधर जुहांग ने भी बाय चांस देख लिया, उसे तो यही लग रहा था कि शायद इसकी नजर में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। खैर उसे आवाज देकर लिकर के प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगा। ज़ियाओज़ाई भी उसे देखकर फौरन से उस पिक्चर को छुपा लेती है, साथ ही वो बताती है कि बस जल्दी ही लिकर कंप्लीट हो जाएगा। जुहांग बोला कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे फ्रैंक होकर बात कर सकती हो। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया और इधर ज़ियाओज़ाई सोचने लगी कि बॉस इतना खड़ूस है, क्या मैं सच में इससे फ्रैंक होकर बात कर सकती हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियाओज़ाई बहुत खुश होकर जुहांग के ऑफिस में भाग कर आते हुए कहती है कि बॉस मैंने पहले लिकर की बोतल बना ली और मैं आपको टेस्ट कराने के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उसने देखा कि वो तो ऑफिस में बैठे बैठे ही सोया पड़ा हुआ है, तो उसे देखकर पहले तो वो ये कंफर्म करना चाह रही थी कि ये रियल भी है या फिर मेरा फेक इल्यूजन। टच करने पर जब उसे पता चला कि ये रियल जुहांग है तो उसे लिन की बात याद आ जाती है कि अगर तुम इन इल्यूजन से जान छुड़ाना चाहती हो तो उसे कर ही दो। तो ये सोचने लगी कि गॉड ने मुझे मौका दे दिया है इसे चोरी छुपे किस करने का, तो फौरन से अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने ही वाली थी कि तभी अचानक से जुहांग की आंखें खुल गई। उसने इसे देख लिया मगर फिर फौरन से अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ चाहता था, पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि ज़ियाओज़ाई उसे किस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो फौरन से पीछे हट जाती है और जल्दी जल्दी उसके ऑफिस से बाहर निकल आई। उसके जाने के बाद इधर जुहांग सोचने लगा कि क्या वो सच में मुझे किस करना चाहती थी या बस ये सिर्फ मेरी गलत फहमी है। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर वेन अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ रहा था। ज़ियाओज़ाई ने जब देखा तो वो पूछने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ये जॉब छोड़ना चाहते हो? तो वो बोले कि तुम्हें पता तो है कि मैं बॉस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी लिकर नहीं बना पाया और ये बात भी तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बॉस को यूजलेस लोगों को रखना नहीं पसंद। अब इससे पहले कि वो मुझे जॉब से बाहर निकाले मैं खुद ही जॉब ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है, मुझे उनको भी तो सपोर्ट करना होगा। लेकिन ज़ियाओज़ाई ने उनके हाथ से वो पोस्टर ले लिया और कहती है कि नहीं, आप ये जॉब छोड़कर नहीं जाने वाले। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया जहां सभी एम्प्लॉइज को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि अगर बॉस को उनका बनाया हुआ लिकर पसंद नहीं आया तो वहीं पर ही इन्हें फायर कर दिया जाएगा। बारी बारी टेस्ट करने के बाद जब ज़ियाओज़ाई का लिकर सामने आया तो इसकी स्मेल से ही जुहांग ने पहचान लिया और वो कहता है कि इसको जिसने भी बनाया है वो मुझे ब्रीफ करे। सुपरवाइजर वेन खड़ा होकर उन्हें ब्रीफ करने लगता है जबकि जुहांग को
तो ये लिकर ज़ियाओज़ाई का लग रहा था। कहने लगा कि सुपरवाइजर वैन, क्या इससे आपका कोई लेना देना है? वो बोले कि हाँ बिल्कुल, इस लिकर को काफी मेहनत करने के बाद मैंने और ज़ियाओज़ाई ने मिलकर बनाया है। यानी कि उसने अपना लिकर सुपरवाइजर वैन को दे दिया। वो इसका कोई भी क्रेडिट नहीं लेती और ये बात जुहांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि सुपरवाइजर वैन आपको मुबारक हो, लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई को उसने फायर कर दिया। सुपरवाइजर वैन उनको एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन इधर ज़ियाओज़ाई ने उनको इशारा करके ना करने के लिए कहा। इसके बाद ज़ियाओज़ाई बेचारी अपना सामान पैक करके जा रही थी। लीनू से पूछती है कि तुमने सारा क्रेडिट सुपरवाइजर वैन को क्यों दिया और फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया कि वो बॉस के सामने एक्सप्लेन करे। तभी दूसरी तरफ से जुहांग पहुंच आया, जिसने ज़ियाओज़ाई को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा। लिन भी उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। गाड़ी में बैठने के बाद जुहांग का भी यही सवाल था कि तुमने खुद को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, जबकि ये लिकर तो तुमने अकेले बनाया था। ज़ियाओज़ाई उसे कैसे बताती, लेकिन तभी उसे जुहांग की बात याद आ जाती है कि कभी कभी फ्रैंकली बात करना अच्छा होता है। तो वो इसे कहने लगी कि मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे? नेक्स्ट सीन में वो जुहांग को एक पार्क में ले आई थी उसे कुछ दिखाने के लिए कि वो देखो। जुहांग बोला कि वो तो सुपरवाइजर वैन है ना? ये बोली कि हाँ बिल्कुल, वो हर वीकेंड पर अपनी बेटी को यहाँ फन के लिए लेकर आते हैं। चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के अच्छे सुपरवाइजर नहीं, लेकिन वो अच्छे बाप तो है ना, और मैं नहीं चाहती कि उनके हाथ से ये जॉब भी चली जाए। यहाँ जुहांग को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और हमेशा से ही पेरेंट्स का प्यार देखने के लिए तरसा हो। खैर ये सब कुछ देखने के बाद अब उसने अपना डिसीजन बदल दिया था ज़ियाओज़ाई को फायर करने का, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम्हें खुद को भी क्रेडिट देना होगा। और इसके बाद वो एक रिक्वेस्ट भी करता है। जब ज़ियाओज़ाई ने पूछा कि क्या रिक्वेस्ट, तो वो बोला कि प्लीज आइंदा मुझे अवॉइड मत करना। अब ज़ियाओज़ाई उसे कैसे बताए कि मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करती हूँ। बात बदलने के लिए कहती है कि आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं आपको अपने सीक्रेट बेस पर ले जाऊँ कुछ खाने के लिए। इसके बाद दोनों ही जब उस रेस्टोरेंट पहुंचे तो उस रेस्टोरेंट को चलाने वाली आंटी जुहांग को देखकर कहती है कि तुम तो कितने सालों के बाद यहाँ पर आए हो। वो बोला कि असल में मैं अब्रोड गया था। ज़ियाओज़ाई पूछने लगी कि मतलब तुम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर हो, जिस पर उसने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। आंटी उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कहने लगी कि ज़ियाओज़ाई तुम जो टारगेट अचीव करना चाह रही थी, मेरे ख्याल से तुमने अचीव कर लिया है। सच कहूँ ना तो तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। जुहांग आंटी का मतलब समझ गया था, जबकि ज़ियाओज़ाई उनको क्लियर करने के लिए कहती है कि असल में मैं इस लिकर की बात कर रही थी। मैंने इस टारगेट को अचीव कर लिया और मैंने इसे स्नो लिकर का नाम दिया है। अब आंटी भी थोड़ी एम्बेरस हो गई और फौरन से इनके लिए खाना लेने को चली गई। खैर यहाँ जिस तरह जुहांग उसे देख रहा था, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि वो उसके लिए फील करने लगा है और किसी हद तक वो ये बात जान चुका, लेकिन इतनी जल्दी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अभी तक भी उसके इल्यूजन्स वाला मसला खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब ज़ियाओज़ाई ऑफिस पहुंची तो लिनो से देखकर कहने लगी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक दफा तो बॉस ने तुम्हें फायर कर दिया, फिर इतनी जल्दी कैसे मान गए तुम्हें दोबारा जॉब पर रखने के लिए? ज़ियाओज़ाई कहती है कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात, मैं टैलेंटेड हूँ और बॉस को नजर आ रहा है। लेकिन लिन इतनी आसानी से नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो, बॉस को तुमसे प्यार हो चुका है और तुम भी बड़ा कहती थी कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना, लेकिन आजकल तुम भी बॉस के बहुत करीब होती जा रही हो। ज़ियाओज़ाई बोली कि नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो अगर घुटने टेक कर भी मुझे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहे ना, मैं तब भी ना मानूं। और ये बात पीछे ही खड़े जुहांग ने भी सुन ली, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ऑफ टाइम में वो गाड़ी में बैठकर ज़ियाओज़ाई का वेट कर रहा था कि मैं उसे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दूंगा, लेकिन वो तो आते साथ ही किसी के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से चली गई। जुहांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को फॉलो करने लगा। यहाँ तक कि दोनों बाइक से उतरकर ज़ियाओज़ाई के घर जाते हैं। अब बेचारे जुहांग को तो रात को भी नींद नहीं आ रही थी, यही सोच कर कि आखिर वो लड़का इसका क्या लगता है। शायद कल सुबह वो मुझे उस लड़के के बारे में एक्सप्लेन करे, पर क्यों एक्सप्लेन करेगी? आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है? अगली सुबह ज़ियाओज़ाई भागते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, जबकि 1 मिनट लेट हो जाने पर भी जुहांग ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता तो है आज हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये कहकर वो जाने लगा। ज़ियाओज़ाई सोच रही थी कि एक तो डॉक्यूमेंट्स भी खुद ही घर छोड़कर आया और अब मुझे डांट रहा है। कल तक तो ठीक था, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें एक नए कैरेक्टर जिनो को दिखाया जाता है, जो वैसे तो एक फेमस सेलिब्रिटी था, लेकिन उस बेचारे की गर्लफ्रेंड उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। आज वो इस होटल में अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए आया है, जबकि उसने इसे गलत रूम का एड्रेस दे दिया था और यहाँ भी बेचारे को एम्बेरस होना पड़ा। अब उसे गुस्सा आता है कि यार सबके लिए मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन ये लड़की पता नहीं ये कब मुझे एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में जुहांग जिनो की सेक्रेटरी
से अपने लीकर की प्रमोशन की बात कर रहा था, लेकिन वो कुछ खास राजी नहीं होती। ज़ियाओज़ाई भी चुपके से देख रही थी कि आखिर इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलता है, और इसके बारे में वो कुलीग्स को भी बता रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी बाई चांस जिनो उससे टकरा दिया, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है और जिनो को तो देखकर सब उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। आखिर वो इतना फेमस सेलिब्रिटी था। अब अपना इमेज बचाने के लिए वो एक्टिंग करने लगा जैसे ज़ियाओज़ाई उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो कहता है कि बेबी तुम नाराज क्यों हो रही हो, हम इस बारे में घर चलकर बात करते हैं ना। लेकिन इतने सारे लोगों के कैमरास देखकर उसे सोशल एंजाइटी होने लगी। साथ ही उसे एक बचपन का इंसिडेंट भी याद आता है, जिसकी वजह से उसे ये सोशल एंजाइटी स्टार्ट हुई थी। किसी भी तरह अपनी जान छुड़ाकर वो यहाँ से भाग निकली। जुहांग भी देख रहा था कि आखिर इससे हुआ क्या। फौरन उसके पीछे चला जाता है, उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, जबकि ज़ियाओज़ाई अपने लिए ऑक्सीजन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ से जिनो भी पहुंच आया, जो माफी मांगते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं बस चाहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। जुहांग को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो आगे आते हुए बोला कि तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम जो चीज भी चाहोगे उसे खरीद लोगे। लेकिन ज़ियाओज़ाई सामने आकर बोली कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे स्नो लीकर की प्रमोशन करने के लिए राजी हो जाओ। यानी कि फ्यूचर में जुहांग इन दोनों को साथ में देखकर खूब जलने वाला है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में जुहांग लेटा हुआ अभी भी ज़ियाओज़ाई के बारे में सोच रहा था कि किस तरह उसने जिनो को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये कि अचानक से वो भागकर क्यों चली गई थी और आखिर उसे हुआ क्या था। यही सारी बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। तो वो उठकर उसके सिम्टम्स के बारे में सर्च करने लगा और आखिरकार डायग्नोज कर लेता है कि उसे सोशल एंजाइटी है। नेक्स्ट सीन लैब का दिखाया गया, जहां लिन ज़ियाओज़ाई के पास आते हुए कहती है कि आज तुमने ड्रिंक करने का कैसे सोच लिया, क्या कहीं दोबारा तुम्हें वो इल्यूजन्स तो परेशान नहीं कर रहे। वैसे एक बात बताओ, ये किस तरह की इल्यूजन्स है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ज़ियाओज़ाई बोली कि कभी तो वो इतना रूड बनकर मेरे सामने आता है जैसे डोमिनेंट बॉस हो, और कभी वो इतना मासूम बन जाता है जैसे कि क्यूट रैबिट और मुझसे फ्लर्ट करने लगता है। साथ ही साथ वो उन इल्यूजन्स को सोच भी रही थी और कहती है कि इन्हीं बातों की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ। तब तक दूसरी तरफ लिन को किसी ने आवाज दे दी और उसे जाना पड़ गया। अब ज़ियाओज़ाई को यहाँ अकेले ही ड्रिंक करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से जुहांग भी उसके लिए कुछ लेकर आया था और तब तक तो ज़ियाओज़ाई भी अच्छे से ड्रंक हो चुकी। फिर उठकर उसकी पिक्चर के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि कभी कभी फ्रैंकली बात करना अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रही हूँ। उस रात जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक मुझे तुम्हारे इल्यूजन्स परेशान कर रहे हैं। कभी तुम बॉसी बन जाते हो और कभी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जुहांग भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन जब ज़ियाओज़ाई ने उसे देखा तो उसे यही लग रहा होता है कि ये भी मेरा इल्यूजन ही होगा। कहने लगी कि देखा, फ्रैंकली बात करने से तो मेरा इल्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम रियल में मेरे सामने खड़े हो। यही बातें करते करते वो टुन होकर सोफा पर गिर पड़ी और इधर जुहांग खड़ा देख रहा था। अब तक तो वो सारी बातें समझ चुका कि ये मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करती रहती थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओज़ाई की आंखें खुली तो वो अपने घर में ही थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई तो जुहांग उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन उसे देखकर भी वो कहती है कि अब मुझे अपने इल्यूजन के साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगी। तभी उसके डोर पर बेल बजी। डोर ओपन करने पर उसका नाइबर था, जो कि उसे लिया हुआ स्टूल वापस लेने के लिए आया था। अचानक से उसकी नजर जुहांग पर पड़ी और कहने लगा कि तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्या, बड़ा क्यूट लग रहा है। यहाँ उस बेचारी को रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, जुहांग सच में मेरे घर आया हुआ है और फिर फौरन से उस नाइबर को भी यहाँ से भगा दिया। पूछने लगी कि बॉस, आप यहाँ किसी काम से आए हैं क्या। जल्दी जल्दी से अपना बिखरा हुआ घर भी समेटने लगी। उसे नर्वसनेस हो रही थी कि अब बॉस सामने आ गया है तो इल्यूजन भी आता ही होगा। जुहांग बोला कि अच्छा, तो ये लड़का तुम्हारा नाइबर है और उस रात जिस लड़के के साथ तुम बाइक पर आई थी यकीनन वो भी यही वाला लड़का होगा। ज़ियाओज़ाई पूछती है कि आपको कैसे पता, तो उसने बहाना लगा दिया कि बस मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया। इधर ज़ियाओज़ाई सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया और मुझे इल्यूजन नहीं आया, मतलब कि मैं रिकवर्ड हो गई हूँ, अब मुझे इल्यूजन्स नहीं आएंगे। ये बात तो उसे काफी ज्यादा खुश कर देती है और उसे इतना खुश देखकर इधर जुहांग बोला कि क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रही हो। ज़ियाओज़ाई बताती है कि असल में एक प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुकी। जुहांग कहने लगा कि अच्छा, तो इसका मतलब कि अब तुम्हें इल्यूजन्स परेशान नहीं कर रहे, चलो अच्छी बात है, अब फ्यूचर में मुझे अवॉइड मत करना। जबकि ज़ियाओज़ाई सोच रही थी कि इसे इस बारे में कैसे पता। इसके बाद जुहांग पूछ रहा था कि क्या
तुम सच में सारी लाइफ सिंगल रहना चाहती हो? तो वो बोली कि हाँ बिल्कुल, ये देखो मैंने तो अपनी सारी लाइफ की प्लानिंग भी कर रखी है। यहाँ वो इसका दिल बदलने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए, जबकि ज़्याओज़ाई उसे ये बात नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ। कहने लगी कि हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो हम साथ में चलते हैं। अपना बैग उठाते हुए उसे कुछ बुक्स नीचे गिर गई जो कि जुहांग उसके लिए लेकर आया था। यहाँ एक डायरी में सोशल एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए जुहांग ने उसके लिए सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दी थी, जिसे पढ़ते पढ़ते ज़्याओज़ाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके बारे में इतना नहीं सोचा था। अब वो भी जुहांग को अपने दिल की बात बता देना चाहती थी, लेकिन बताने के बजाय वो डायरेक्टली उसे किस कर देती है। इसने तो एक छोटी सी किस की थी, लेकिन जुहांग भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं। इसी दौरान ज़्याओज़ाई अपने कोट में इजी फील नहीं कर रही थी और इसे उतारने ही वाली होती है कि इधर जुहांग ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि क्यों ना हम इसे हनीमून के लिए सेव कर ले। अचानक से शादी का सुनकर ज़्याओज़ाई को दोबारा से इल्यूजन्स आने लगे कि इसका मतलब तो मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगी और ये हमेशा मुझे अपने साथ बांध कर रखेगा। इवन के नींद में भी उसे इसी तरह के सपने परेशान कर रहे होते हैं और वो गॉड से माफी मांगने लगी कि मैंने उसे किस करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद जब ऑफिस में भी इन दोनों का आमना सामना हुआ तो जुहांग को देखकर ज़्याओज़ाई ऐसे भाग गई जैसे वो सामने आई ही ना हो, जबकि इधर ये बेचारा सोच रहा था कि आखिर मैंने गलत ही क्या कहा था। नेक्स्ट सीन में ज़्याओज़ाई के डोर पर नॉक हुआ कि आपका पार्सल आया है। वो सोचने लगी कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाया था। खैर जब उसने डोर ओपन करके देखा तो वो जुहांग था। उसे देखकर तो ज़्याओज़ाई दरवाजा बंद करना चाहती थी, पर वो इसे दरवाजा बंद करने नहीं देता कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिस पर ये बोली कि मैं चाहती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, ऐसे समझो जैसे मैंने तुम्हें किस नहीं किया। जुहांग बोला पर मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम इसे हनीमून के लिए सेव कर लेते हैं क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात करने से पहले ही ज़्याओज़ाई ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया क्योंकि इसे शादी करने से डर लग रहा होता है। अब जुहांग को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पपिट नहीं हूँ कि एक टाइम तुम मेरे करीब आओ और दूसरे टाइम तुम मुझे अपने आप से दूर करने के लिए कहती हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये बातें कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर ज़्याओज़ाई अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी, जहाँ वो अपने एक्स से शादी करने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम ने ज़्याओज़ाई को डांट दिया कि तुम मेरे बेटे से शादी करके ये चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली का मैस भी हम संभालें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। इसीलिए ही तो ज़्याओज़ाई को आज तक शादी से डर लगता है। नेक्स्ट सीन में जुहांग के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी छोटी सिस्टर ने भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, तुम बताओ क्या बना उस लड़की का जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जुहांग बोला कि मैंने उस बारे में बहुत सोचा, पर हम दोनों सिर्फ कुलीग्स ही बन सकते हैं क्योंकि आपको पता है जब मैंने उसे शादी की बात की तो वो ओवर रिएक्ट कर रही थी और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ डैड कहने लगे कि बेवकूफ इंसान, इतनी जल्दी शादी की बात कौन करता है, तुमने ही तो शादी की बात करके डरा दिया है उसे। मॉम बोली कि आप फौरन से जाकर उसे माफी मांगो। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ जीनो की टीम के साथ प्रमोशन की बात आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन जुहांग कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। यही बात लिन भी ज़्याओज़ाई से पूछने लगी कि इसे क्या हुआ, प्रमोशन हो तो रही है फिर भी ये खुश नजर क्यों नहीं आ रहा। अब वो बेचारी इसे क्या ही बताती, जबकि जीनो तेजी से अपना मोबाइल टेबल पर पटक देता है क्योंकि उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में अलग ही मसले चल रहे थे और जुहांग को भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ज़्याओज़ाई लिन के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच आया जो कि लिन के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिर उन लोगों की कंपनी जीनो के साथ कोलैबोरेशन जो करने वाली है, असल में वो भी बीच में अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा था। जबकि लिन बोली कि ये कोलैबोरेशन उसी इंसान की वजह से पॉसिबल हुई जिसे तुम नफरत करते हो, यानी कि ज़्याओज़ाई। फिर उसे इग्नोर करते हुए ज़्याओज़ाई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। यहाँ बैठकर दोनों लंच करने के साथ साथ बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक से एक मोबाइल उड़ता उड़ता इनके खाने में आ गिरा। ज़्याओज़ाई बोली कि ओ गॉड, ये किसका मोबाइल है, मेरा सारा खाना नीचे गिर गया। जब इन दोनों ने जाकर देखा तो जीनो साइड पर बैठा रो रहा था कि ये हमेशा मेरे साथ इस तरह करती है, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। इधर लिनो से देखकर कहने लगी कि ज़्याओज़ाई देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेचारा रो रहा है, जाकर उसे हौसला दो। वो बोली कि मेरा मजाक बनाना बंद करो, मेरी लाइफ में कम मैस पड़ा हुआ है क्या जो अब मैं इसे भी संभालूं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि लिन उसके पास आकर उसका मोबाइल वापस करती है। जीनो बोला कि क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, इतना हैंडसम तो हूँ, इसके बावजूद भी वो मुझे इतना इग्नोर करती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उसने मुझे मैसेज किया, फौरन से रिप्लाई देने वाला था। लिन ने उसके हाथ से फोन ले लिया कि यही तो तुम्हारा मसला है, 5 मिनट लेट रिप्लाई दे दोगे तो कोई मर नहीं जाओगे तुम। उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है जिस पर लिन ने उसका फोन वापस कर दिया और वो भी मजे
मजे से बात करना स्टार्ट कर देता है, जैसे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई लैब में बैठकर काम कर रही थी और ज़ुहांग उसे बाहर से देखकर सोच रहा होता है कि इसे कैसे मनाऊं, ये झूठ भी नहीं बोल सकता कि मुझे शादी नहीं करनी। यहाँ एम्प्लॉइज को देखकर वो जल्दी से कॉल पर बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैं यहाँ ज़ियाओज़ाई को देखने थोड़ी ना आया हूँ। कुछ ही देर में जिनो भी पहुँच आया जो ज़ियाओज़ाई के बारे में पूछ रहा था। ज़ुहांग को उस पर गुस्सा तो काफी आया, लेकिन फिर भी उसे लैब में ले ही आता है। यहाँ जिनो ज़ियाओज़ाई से कहता है कि अब जब मैं तुम्हारे लिकर की प्रमोशन कर ही रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़ुहांग को वैसे भी गुस्सा आ रहा था, बीच में कहने लगा कि मैं यहाँ का बॉस जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉइज को इस तरह का कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्यों सुपरवाइजर वैन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। दूसरी तरफ से ज़ियाओज़ाई बोली कि हाँ मुझे याद है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मैंने जबान दी थी, अब मैं अपनी जबान से थोड़ी ना पिट सकती हूँ। क्यों सुपरवाइजर वैन, मैं ठीक कह रही हूँ ना। वो बेचारा ना तो ना कह पा रहा था और ना हाँ कह सकता है, खामखा बीच में फंस गया। इधर जिनो कहने लगा तो फिर देर किस बात की, उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि चलो फिर एक्टिंग स्टार्ट करे। जिस तरह वो जबरदस्ती ज़ियाओज़ाई के साथ पिक्चर्स बना रहा होता है, इधर ज़ुहांग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कह भी क्या सकता है। नेक्स्ट सीन में ज़ुहांग सोशल मीडिया पर उनकी बाकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देख रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी दौरान उसने एक बात नोटिस की कि ज़ियाओज़ाई बार बार अपने फीट्स को रब कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इन शूज में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं और यकीनन इससे उसको चोट भी लग गई होगी। जबकि उस उल्लू के पट्टे जिनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जबरदस्ती उसके साथ वीडियोस बनाना चाह रहा है। ये वाली बात ज़ुहांग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, लेकिन फिर भी ज़ियाओज़ाई को ये सब कुछ करने के लिए वो कैसे मना करता, क्योंकि ये फैसला तो उसका अपना ही था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में जिनो बीच साइड पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ज़ियाओज़ाई के आने पर वो उसे एक रिवेलिंग ड्रेस देते हुए कहता है कि इसे पहन लो। ये देखकर वो बोली कि ये बहुत ज्यादा रिवेलिंग है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। लेकिन जिनो कहता है कि हम बीच साइड पर जा रहे हैं तो तुम्हें ऐसी ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती तो फिर मैं भी तुम्हारे लिकर की प्रमोशन के लिए इनकार कर देता हूँ। अब तो ना चाहते हुए भी ज़ियाओज़ाई को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा था कि पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा और मुझे कब तक इसकी बातें माननी होगी। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से ज़ुहांग पहुंच आया जो कि इसके लिए काफी कुछ लेकर आया था। उसे अचानक से अपने सामने देखकर इसका भी चेहरा किल सा जाता है। वो भी इसके पास आते साथ ही पूछने लगा कि तुम्हारे पाँव का जख्म कैसा है, अब ये बैंडेज लो और इसे लगा लो। ये भी बताया कि मैं जितना कुछ लेकर आया हूँ ये सब कुछ कंपनी की तरफ से है ताकि वो एम्बैरस ना हो और लेने से भी इनकार ना करे। ज़ियाओज़ाई ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद ज़ुहांग वहाँ से वापस जाने वाला था, लेकिन उसे लिए बगैर इसका जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। इसलिए मुड़कर पूछने लगा कि अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ जा सकती हो। जाना तो वो भी चाहती थी, पर तभी उसे अपने पास्ट की बातें याद आ जाती है जब उसके एक्स की मॉम ने इसे बातें सुनाई थी कि ये कभी भी किसी का घर नहीं बसा सकती, इसे सिर्फ लोगों को बेवकूफी बनाना आता है। जिस तरह इसकी मॉम इसके डैड को छोड़कर चली गई थी, ये भी यकीनन वैसी ही होगी, क्योंकि ये भी तो उसी का ही खून है। यहाँ प्रेजेंट में उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ज़ुहांग उसके आंसू देखकर बेचैन हो जाता है और बेसब्री से पूछने लगा कि क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। तो वो बोले कि कुछ नहीं, बस मुझे पुराना कुछ याद आ गया था। अब तो वो हर हाल में उसके पास्ट के बारे में जानना चाहता है कि प्लीज मुझे बताओ, लेकिन ज़ियाओज़ाई ने कुछ इमोशनल फलसफे जानने के अलावा उसे और कुछ भी नहीं बताया। आखिर में वो कहती है कि मैं जानती हूँ आपको मेरी परवाह है और मैं इसे अप्रिशिएट भी करती हूँ, लेकिन फिलहाल जो मैं कर रही हूँ प्लीज वो मुझे करने दे। अब तो ज़ुहांग के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय वहाँ से अकेले ही वापस जाने के। उसका दिल भी नहीं होता, लेकिन उसे जाना पड़ा। यही लटका हुआ मुंह लेकर जब वो बाहर से गुजर रहा था, तभी उसने जिनो की बातें सुनी जो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि वो लड़की और मैं तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, मेरे दिल में तो उसके लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें पता तो है कि मैं कितना फेमस हूँ, अब हर कोई मुझसे चिपकने की कोशिश तो करता है, लेकिन मैं किसी को भी अपना फायदा उठाने नहीं दूंगा। और ये बात भी तुम्हें पता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहती हो। यहाँ तो ज़ुहांग से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ और जिनो को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। काफी सारे लोग भी इन दोनों को छुड़ाने के लिए जमा हो गए। दूसरी तरफ से ज़ियाओज़ाई भी पहुंच आई थी, जो कि आवाजें लगाकर इन दोनों को लड़ाई खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन इतने शोर में उसकी ये आवाजें इन दोनों तक कहां पहुंचती। अब वो कोई और रास्ता सोच रही थी कि तभी उसे साइड पर पड़ा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर नजर आया और इसकी मदद से वो यहाँ पर बहुत सारा धुआं बना देती है, जिसमें से कोई भी किसी को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन ज़ियाओज़ाई जल्दी से ज़ुहांग का हाथ
पकड़कर उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओज़ाई को तो इल्यूजन्स आना बंद हो चुके थे, लेकिन अब जुहांग को रोमांटिक इल्यूजन्स आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने ही वेडिंग ड्रेस पहना है और ज़ियाओज़ाई उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाना चाह रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही गाड़ी में वापस पहुँच आए थे, जहाँ जुहांग बोला कि आज पहली बार मुझे किसी लड़की ने बचाया। जरा अजीब तो लगा लेकिन मजा आया। इधर ज़ियाओज़ाई दिल ही दिल में कहती है कि ये पहली और आखिरी बार ही समझो, तो जुहांग बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, खैर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो अब मैं चलता हूँ। उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि मैं ज़ियाओज़ाई को अपने साथ ले आया, जबकि पीछे से वो आवाज देते हुए बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये गाड़ी तो तुम्हारी ही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जुहांग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ज़ियाओज़ाई के बारे में ही सोच रहा होता है और कभी तो वो उसे मैसेज करते करते ही रुक जाता। अगली सुबह लिन जिनो से मिलने के लिए आई थी और आते साथ ही उसके पास पेपर्स फेंकते हुए बोली कि ये कैंसिलेशन एग्रीमेंट है, जल्दी से इसे साइन कर लो। वो बेचारा तो उजड़ी हुई बेवा की तरह बैठा हुआ था, कहने लगा कि बैठकर मेरे साथ खाना खा लो, वैसे भी जिसे मैंने इनवाइट किया है वो तो आने वाली है नहीं। जिस पर लिन बोली कि तुमने जो मेरी बेस्टी और मेरे बॉस के साथ किया, तुम्हें लगता है कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगी। तब तक दूसरी तरफ से वेट्रेस एक इटालियन डिश ले आई, जो कि दिखने में ही काफी यमी लग रहा था और लिन भी काफी फूडी होती है, कहने लगी कि मैंने इरादा बदल लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लेती हूँ, और फौरन वहाँ बैठ गई। उधर जिनो ने भी अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए कि तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड एक एक्ट्रेस है और अब उसने मुझे छोड़ दिया, उसका अफेयर किसी डायरेक्टर के साथ चलने लग गया है। लिन बोली कि ये तो अच्छा हुआ, चलो अब इसे सेलिब्रेट करें। जिस पर जिनो को गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। लिन सीरियस होकर बोली कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, जो सुनकर इधर जिनो के दिल में तो एक उम्मीद जाग उठी कि शायद ये उसे जाने से रोक सकती है और इसे भी काफी अच्छे से ट्रीट करने लगा। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ जुहांग सबसे डिस्कस कर रहा था कि लीकर की प्रमोशन के लिए इतनी जल्दी किसी को ढूंढना भी आसान नहीं और हमें जल्द से जल्द इसे लॉन्च करना है। तुम सभी लोग अपने अपने आइडियाज दो कि किस तरह से इस लीकर को लॉन्च किया जाए। यहाँ किसी के पास भी कुछ खास आइडिया नहीं होता, तो दूसरी तरफ से ज़ियाओज़ाई हैंड राइज करते हुए बोली कि मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। जुहांग ने उसका आइडिया सुना, जो कि उसे काफी पसंद भी आया। नेक्स्ट सीन में उसी आइडिया के अकॉर्डिंग सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी थी और यहाँ लॉन्चिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जुहांग आए हुए गेस्ट को लीकर के बारे में ब्रीफ कर रहा था। यहाँ ज़ियाओज़ाई का एक्स भी आया हुआ था अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर। ज़ियाओज़ाई को एम्बैरस करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास ले गया और इस नए लीकर का पैक बनाने के लिए कहा। साथ ही साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि मैं इसी लड़की की बात कर रहा था तुमसे। वैसे तो ये बड़ा कहती थी कि मुझे सिंगल रहना है, ना ही डेट पर जाना है और ना ही शादी करनी है, पर तुमने सोशल मीडिया पर देखा किस तरह इसने जिनो को सेड्यूस किया। ज़ियाओज़ाई को भी इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो इसे कुछ भी कहकर तमाशा नहीं बनाना चाहती। दूसरी तरफ जुहांग ने भी इन दोनों को नोटिस किया, तो सुपरवाइजर वेन से पूछा कि ये लड़का कौन है, जिस पर उसने बताया कि मैं सही से तो नहीं जानता, लेकिन शायद ये ज़ियाओज़ाई और लिन का दोस्त है, क्योंकि मैंने अक्सर इनको साथ में देखा था। लेकिन जुहांग भी समझ चुका था कि अगर ये लड़का सिर्फ दोस्त होता तो ज़ियाओज़ाई इसके सामने इतनी नर्वस क्यों होती। इधर ज़ियाओज़ाई से कह रही थी कि मैं और जिनो सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं और कुछ भी नहीं, जबकि वो लड़का कहता है कि तुम हमेशा के लिए अकेले रहना ही डिजर्व करती हो। तब तक दूसरी तरफ से जुहांग ने इसे एक नेकलेस पहना दिया और कहने लगा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आज का गिफ्ट। ज़ियाओज़ाई अचानक से उसे अपने इतने करीब देखकर धीरे से पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि जुहांग उस लड़के से कहने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें इससे कोई मसला है। जो सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड इसे टोंट मारने लगा कि तुम्हारा बॉस उस जिनो से कहीं ज्यादा हैंडसम और रिच है, तुमने इसे भी सेड्यूस करना नहीं छोड़ा। काफी सारे लोग भी जमा हो जाते हैं जो कि इनके बारे में ही बात कर रहे थे। ज़ियाओज़ाई को तो वैसे भी सोशल एंजाइटी थी, इतने सारे लोगों को देखकर वो फौरन यहाँ से भाग निकली। जुहांग भी उसके पीछे जाकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारा ड्रामा करने की। और जुहांग बोला कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा था, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जबकि ज़ियाओज़ाई कहती है कि पहली बात तो ये कि वो मेरा नहीं बल्कि लिन का एक्स बॉयफ्रेंड है, और अगर वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड होता भी तो उसे बचने के लिए मुझे किसी रिच बॉयफ्रेंड के हेल्प की जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी, जबकि जुहांग पीछे से आवाज देते हुए बोला तो और मैं तुम्हारे लिए क्या करता, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके दिल की बात सुनकर चाहे ज़ियाओज़ाई को अच्छा भी लगा, लेकिन फिर भी वो यही कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, ना मैं डेट पर जाना चाहती हूँ और ना ही मुझे कभी शादी करनी है। जबकि वो बोला कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहता हूँ तब तक जब तक तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए खुद राजी ना हो जाओ। ज़ियाओज़ाई ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मैंने कब कहा
तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम्हारे इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में अभी भी उसे अपने पास्ट की बातें परेशान कर रही थी और सोने नहीं देती। तभी उसे अपने डैड का ख्याल आया और उसी टाइम वो अपने डैड से मिलने के लिए आ गई। डैड का घर काफी बिखरा हुआ पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो ड्रंक होकर सोए हैं। ज़ियाओज़ाई बोली कि डैड, आपने घर की क्या हालत बना दी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ। डैड उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, जो कि उसे जरा अजीब लगा और डैड को देखने के लिए आगे आई। एक लम्हे के लिए तो वो डर ही गई थी कि कहीं डैड भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। वैसे तो ये उसका वहम निकला, पर वो काफी ज्यादा डर गई थी। डैड भी उसे देखकर कहने लगे कि मैंने ख्वाब में देखा तुम्हारी मॉम वापस आ गई है। उसे अपने डैड के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों सोए हुए हैं, आपको ठंड लग जाएगी, चले मैं आपको अंदर लिटा देती हूँ। डैड के सो जाने के बाद ज़ियाओज़ाई काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि तभी उसे एक मैसेज रिसीव हुआ कि तुम अपने डैड का लिया हुआ लोन हमें कब वापस करोगी। जो देखकर उसने थोड़ा सा और टाइम मांग लिया कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई और ज़ुहांग दोनों ही उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, जहाँ ज़ुहांग उसे मना रहा था कि उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा प्लीज उसे माइंड मत करना, जबकि ज़ियाओज़ाई भी उसे अपने दिल की बातें तो बताना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन उसके पास आते हुए कहती है कि यू ट्रिएटर, आखिर कब तक मुझसे छुपाओगी, मैंने उस रात सारी बातें सुन ली थी जब बॉस ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई, क्या अभी भी तुम यही कहोगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। ज़ियाओज़ाई बोली कि इसमें मेरी क्या गलती, सब कुछ तो तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ। ज़ुहांग को लग रहा था कि वो मेरा एक्स है, जबकि लिन कहती है कि उस सब के अलावा ये बात तो क्लियर हो गई ना कि बॉस को तुम पर क्रश है, अब तुम्हें भी कोई फैसला ले लेना चाहिए। ज़ियाओज़ाई अपने उन रूल्स को भी नहीं तोड़ना चाहती कि ना मैं किसी के साथ डेट पर जाऊंगी और ना ही किसी से शादी करूंगी। तो लिन बोली कि अच्छा मेरी बात सुनो, ये बात तो सच है कि तुम्हें भी उन पर क्रश है, सबसे पहले तुम उनके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कहो, अगर तुम्हें वो अपने टाइप का लगा तो उनसे शादी कर लेना, अगर नहीं तो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देना। ज़ियाओज़ाई भी थोड़ा बहुत तो मान गई थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ज़ुहांग को वो इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई और इसके बाद वो उसी रात में ही अपनी कंपनी पहुंच आया। बाकी सबको भी उसने मीटिंग के लिए बुला लिया था। यहाँ आकर सबसे सॉरी करता है कि मुझे इस रात में तुम सबको बुलाना पड़ा, असल में एक इमरजेंसी हो गई है। इधर लिन ने उस इमरजेंसी के बारे में बताया कि जिन्होंने हमारी लिकर की प्रमोशन की है, जो कि अभी ट्रेंड पर चल रही है और हमें काफी सारे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। उधर ज़ुहांग सबको हैंडल करने के लिए अलग अलग टास्क दे देता है। लिन को बताया कि जिनो से जाकर कहो कि हम आगे उसके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। ज़ियाओज़ाई भी काफी खुश नजर आ रही थी, उसे देखकर ज़ुहांग भी खुश था। नेक्स्ट सीन में लिन जिनो के पास आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ मजे से सो रहे हो, कितने बेवकूफ इंसान हो तुमने लिकर की प्रमोशन तो कर दी पर इसका तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जिनो बोला कि मुझे तुम लोगों का प्रॉफिट चाहिए भी नहीं, बल्कि अब से मैं तुम्हारी कंपनी के सारे प्रमोशंस फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारा काम है कि मेरी रिलेशनशिप का ख्याल रखो, प्लीज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। लिन बोली कि मेरे ख्याल से तुम उस लड़की के बारे में भूल जाओ, अब वो कभी भी मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं आएगी और शायद तुम खुद ही एक सिली और फुलिश इंसान हो। जिनो कहता है कि मैं इतना क्यूट, हैंडसम और रिच हूँ, क्या मैं तुम्हें फुलिश लगता हूँ? जिस पर लिन उसके पास आते हुए बोली कि जानते तो तुम भी बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और फिर यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई को दिखाया गया जो कि अपने दिए हुए टास्क पर काम कर रही होती है, जबकि बाहर से ही ज़ुहांग खड़ा उसे स्माइली फेस के साथ देख रहा था और फिर मिरर पर ही उसके लिए एक स्माइली बनाकर वहाँ से चला गया। ज़ियाओज़ाई को भी उसका बनाया हुआ इमोजी काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में लिन के एक्स बॉयफ्रेंड सोंगबू को उसका बॉस डांट रहा होता है कि तुम हमारी कंपनी में किस काम के, जबकि ज़ुहांग की कंपनी उस मामूली सी लड़की की वजह से कितनी फेमस हो गई है। सोंगबू को भी ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कॉल करके कहता है कि जिनो से हमारे लिकर के प्रमोशन की बात करो, चाहे वो जितने मर्जी पैसे मांगे, हर हाल में हमारा ही लिकर ट्रेंड पर होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लिन ज़ियाओज़ाई को बता रही थी कि सोशल मीडिया पर सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम जिनो की गर्लफ्रेंड हो और दूसरी तरफ ज़ुहांग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब को जवाब देना चाहिए? ये सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। पर ज़ियाओज़ाई काफी रिलैक्स थी। वो कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अब से मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ही सोचना चाहती हूँ जो लोग मेरे लिए वैल्यूएबल हो।
तो इन जैसे लोगों पर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं, भला मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन लिन को उसका इतनी सीरियस बात पर भी रिलैक्स होना अच्छा नहीं लग रहा था। कहने लगी कि अगर तुम कुछ नहीं करती तो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लिन ने जीनो को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार कर दिया था, जो देखकर ज़ियाओज़ाई बोली कि इसकी क्या जरूरत थी, पर लिन कहने लगी कि तुम बस देखती जाओ। उधर जीनो लाइव स्ट्रीमिंग में सारी बात क्लियर कर देता है कि किस तरह मैं और ज़ियाओज़ाई पहली बार मिले थे। सबको वो मेरी गर्लफ्रेंड लगी, इसलिए मैंने ही उसे नाटक करने के लिए कहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब जीनो अपनी बातें खत्म कर चुका तभी दूसरी तरफ से जुहांग भी आता है इसी लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करने के लिए। उसने भी सबको ये बात क्लियर कर दी कि ज़ियाओज़ाई ने कभी भी मुझे सेड्यूस नहीं किया, बल्कि मुझे ही उससे पहले प्यार हुआ, और वैसे भी अब हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। ज़ियाओज़ाई वो इकलौती लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आप सब लोग हमारी वजह से उसे बुरा भला कहना बंद करें, वो एक अच्छी लड़की है। ज़ियाओज़ाई को भी उसका ये सब कुछ कहना अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि सभी लोग उसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि तुम्हारे और बॉस के बीच में ये सब कुछ कब से चल रहा था। तभी दूसरी तरफ से उसके घर जुहांग पहुंच आया। उसे देखकर भी ये डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ये सब कुछ पब्लिकली बताने की। अब मुझे सब लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। जुहांग भी उसे हक करके बोला कि तुम्हें क्या जरूरत है छुपाने की, तुम भी सबको सच बता दो ना। साथ ही उसे रोमांटिक वे में किसेस भी कर रहा होता है, जिस पर ज़ियाओज़ाई बोली कि तुम अपने रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मैं अपने रूल्स को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, अब प्लीज तुम भी अपने रूल्स को तोड़ डालो। यहाँ दोनों ही रोमांटिक हो गए थे, पर ये वाला सीन ज्यादा देर तक चलता नहीं, क्योंकि ज़ियाओज़ाई को उसके डैड की मिस्ड कॉल आ गई, जो देखकर वो कहने लगी कि एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। जुहांग इसके साथ जाना चाहता था, पर ये बोली कि ये जरा पर्सनल इशू है, इसलिए मैं खुद ही डील कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में जीनो लिन के पास आकर बैठते हुए कहता है कि अब मैं पहले की तरह सिली और फुलिश नहीं रहा, बल्कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है, अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। लिन ने पहले तो उसे कांग्रेचुलेशंस कहा और फिर शुक्रिया भी अदा करती है कि कल तुमने मेरे कहने पर वो लाइव स्ट्रीमिंग की। एक बात याद रखो कि रिलेशनशिप में उसी लड़की के साथ आना जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे और तुम्हें अप्रिशिएट करे। उधर जीनो शायद ड्रंक था, इसलिए टुन होकर वहीं पर लेट गया। यहाँ पर लिन को वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इवन कि उसे वहीं पर लिटाकर थोड़ी देर के लिए वो उसे खड़ी देखती ही रही, फिर उस पर अपना कोट ओढ़कर वहाँ से चली गई। उधर ज़ियाओज़ाई अपने डैड को वापस लेकर आती है, क्योंकि हमेशा की तरह वो ड्रंक हो गए थे और उनको रिसीव करने के लिए इसे ही जाना पड़ा। अगली सुबह ऑफिस में सब उसे तंग कर रहे थे कि कितनी चुपी रुस्तुम निकली तुम, तुम्हारे और बॉस के बीच में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन तुमने हमें खबर तक होने नहीं दी। दूसरी तरफ से जुहांग आते हुए कहता है कि काफी दिनों से हम कंपनी के काम में बिजी रहे, तो क्यों ना एक दिन निकाल कर हम सेलिब्रेशन कर ले। ये वाला आइडिया बाकी सबको भी काफी पसंद आया। उन सब के जाने के बाद जुहांग ज़ियाओज़ाई से पूछता है कि तुमने वो इमरजेंसी हैंडल कर ली या फिर मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो वो बोली कि नहीं मैंने हैंडल कर लिया था। लेकिन दिल ही दिल में उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि मैं जुहांग को अपने डैड के बारे में कैसे बताऊं कि वो ड्रग एडिक्ट है, क्या हम दोनों की लाइफ कभी हैप्पी लाइफ हो पाएगी या नहीं। नेक्स्ट सीन सेलिब्रेशन पार्टी का दिखाया गया, जहाँ लिन काफी परेशान लग रही थी। ज़ियाओज़ाई ने इसकी वजह भी पूछी, पर उसने कुछ खास नहीं बताया। दूसरी तरफ जुहांग अपने सीक्रेट गेस्ट की अनाउंसमेंट करता है, जो कोई और नहीं बल्कि जीनो ही था। सभी एम्प्लॉइज ने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। उसे देखकर अब लिन भी खुश हो गई थी, क्योंकि शायद वो उसके ना होने की वजह से परेशान थी। खैर इसके बाद वो ग्लास ऑफ वाइन लेकर पार्टी से बाहर निकल आई। जीनो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे पूछने लगा कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। लिन ने बताया कि अब हमें बात करने की जरूरत ही क्या है, मेरा जो मिशन था वो तो वैसे भी कंप्लीट हो चुका। लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि बात करने में क्या बुरा है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। लिन ने उसे हाँ का जवाब दिया। जीनो ने उसे एक बार दोबारा पूछा, फिर भी उसका जवाब हाँ ही था। असल में वो इसके लिए फील करने लगी थी, जो वो नहीं जानती कि मैं कैसे बताऊं। इधर जीनो उसे हक करते हुए कहता है, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ से ज़ियाओज़ाई और जुहांग भी साथ में बाहर आ रहे थे, जो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और इन दोनों की इंटेंशंस भी समझ गए थे। लेकिन इनको इग्नोर करते हुए जुहांग बोला कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है, मैंने कभी भी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हें क्या गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी रिलेशन में नहीं आया, सिर्फ उसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था जो कि हमेशा मेरे पास रहे। ये सुनकर ज़ियाओज़ाई उसे हक कर देती है और पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जान सकती हूँ। जुहांग ने बताया कि हाँ मेरा भी एक सीक्रेट है, जो कि वो बताने ही लगा था। लेकिन एंड टाइम पर ज़ियाओज़ाई को एक कॉल आ गई, जिसने इसे बुरी खबर सुनाई। दूसरी तरफ हमें लिन और जीनो को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ ही सो
सोए थे और ये शायद लिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उठकर वहाँ से जाने लगी। यहाँ ज़ियाओज़ाई और ज़ुहांग डैड के पास पहुँच आए थे, जिनका ड्रंक हालत में एक्सीडेंट हो गया था। वो लेडी भी ज़ियाओज़ाई को बुरा भला कह रही थी कि अगर ये तुम्हारे डैड है तो इस हालत में तुमने इनको अकेले छोड़ा ही क्यों। ज़ुहांग ने उसे सॉरी किया, जिसके बाद वो लेडी भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद ज़ियाओज़ाई ज़ुहांग से कहती है कि अब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, यही वो वजह है कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती। ज़ुहांग उससे पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर ज़ियाओज़ाई बोली कि फिलहाल मैं कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। चाहे ये बात ज़ुहांग को अच्छी नहीं लगी कि अभी भी ज़ियाओज़ाई उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, पर उसे थोड़ा सा टाइम देकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर वेन ज़ियाओज़ाई से पूछ रहा था कि इतना टाइम हो गया, बॉस ऑफिस नहीं आ रहे और मुझे इतने सारे फाइल साइन करवाने हैं, क्या तुम्हें पता है उनको क्या हुआ है। ये बोली कि मुझे कैसे पता होगा, जाकर उनके असिस्टेंट से पूछ ले। जो सुनकर सुपरवाइजर वेन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियाओज़ाई लिन की दी हुई एडवाइस के बारे में सोच रही थी कि क्या मुझे ज़ुहांग के साथ डेट पर जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ से ज़ुहांग उसके पास आकर एक छोटा सा बॉक्स छोड़कर चला जाता है। जब ज़ियाओज़ाई ने इसे ओपन करके देखा तो इसमें कुछ टॉफीज पड़ी थी और एक नोट पर लिखा हुआ था कि अच्छे से मेहनत करना। ज़ियाओज़ाई को उसका ये नोट काफी अच्छा लगा और मजे मजे से टॉफीज भी खा लेती है। इसके बाद ज़ुहांग को वो बॉक्स वहीं पर पड़ा हुआ नजर आया। जब उसने ओपन करके देखा तो उसमें कुछ कॉइन्स पड़े थे और एक छोटा सा नोट भी कि मुझे तुम्हारी टॉफीज पसंद आई इसलिए मैंने तुम्हें पे कर दिया। ज़ुहांग को पढ़कर हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई सुपरवाइजर वेन के साथ लिकर के बारे में डिस्कस कर रही थी कि दूसरी तरफ से ज़ुहांग अपनी एक क्लास फेलो को इससे मिलाने के लिए लेकर आया था कि ये हमारी कंपनी की डिस्टिलर है। उससे आवाज देकर अपने पास बुलाया, फिर दोनों को ही एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देता है। क्लास फेलो बोली कि अच्छा तो ये तुम्हारी एम्प्लॉय है और एक अच्छी दोस्त भी, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं तुमसे बेफिक्र होकर शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर ज़ियाओज़ाई को गुस्सा आ गया, वो गुस्से में वहाँ से चली गई। जबकि इधर ज़ुहांग उसे कहता है कि यार तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो, देखा तुमने उसे नाराज कर दिया ना। जबकि क्लास फेलो बोली कि पगले मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी कि वो लड़की तुम्हारे लिए फील करती है। ज़ुहांग उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला गया। ज़ियाओज़ाई काफी गुस्से में लग रही थी। वो बोला कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की सिर्फ मेरी क्लास फेलो है और मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन ये बोली कि अच्छा तुम क्लास में कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं थे, जो लड़कियां तुम्हारे साथ इतनी फ्रैंक होने लग गई है उसे एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली गई। ज़ुहांग को भी गुस्सा आने लगा कि कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया गया, जो देख रही थी कि जिनो के अलावा ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिससे हम अपनी प्रमोशन करा सके, पर ढूंढने पर ऐसा कोई भी नहीं मिला। तभी उसे जिनो की कॉल आई, जो कि अपने दुखड़े सुना रहा था कि मैंने गर्लफ्रेंड की डॉग के लिए 100 फ्लावर्स ऑर्डर कराए थे, इस पर भी मुझे उसने इतना ज्यादा डांटा। लिन बोली कि स्टूपिड इंसान, अगर एक कुत्ते के लिए तुम इतने सारे फ्लावर्स ऑर्डर करवाओगे फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ यही करती। ये कहकर वो कॉल काटने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ जिनो उसके पास ही पहुंच आया। उसकी मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को मनाने में मेरी हेल्प करो। जबकि लिन बेचारी सोच रही थी कि खामखा एक और मुसीबत मेरे गले पड़ गई, अब इसे कैसे जान छुड़ाऊं। नेक्स्ट सीन में कंपनी के सभी एम्प्लॉयज हाइकिंग पर गए थे। ज़ुहांग को सामने से आते हुए देखकर लिन फौरन वहाँ से भाग जाती है ताकि ये दोनों आपस में बातें कर सके। जिसके बाद ज़ुहांग ने ज़ियाओज़ाई को अपने साथ चलने के लिए कहा कि मैं तुम्हें एक शॉर्ट रास्ता दिखा देता हूँ, ये वाला रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। तो ज़ियाओज़ाई भी उसके साथ चलने लगी। चलते चलते जब ये दोनों थक गए और एक जगह पर बैठ जाते हैं, तभी ज़ुहांग ने उससे सवाल किया कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। बदले में ज़ियाओज़ाई का भी यही सवाल था कि अगर मैं ये पूछूं कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो। खैर अगर मैं तुम्हारी तरह रिच होती ना तो एक आइसलैंड खरीद लेती, वहाँ पर प्लांटिंग करती, पेट्स रखती, खूब मजा आता। इधर ज़ुहांग बोला कि क्या तुम उसमें मुझे शामिल नहीं कर सकती। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और भागते हुए आगे जाने लगी कि मुझे जल्दी से टॉप पर पहुंचना है। ज़ुहांग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी ज़ियाओज़ाई ने उससे पूछा कि अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो। इस पर ज़ुहांग ने बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके साथ भी रोमांटिक हूँ वो मेरी वाइफ हो और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। ये पॉइंट ज़ियाओज़ाई के लिए काफी
अच्छा था। कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो जुहांग बोला कि क्या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ। ये सुनकर वो फौरन से भाग जाती है। इसके बाद दोनों साथ में खूब इंजॉय करने लगे। कभी एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक करते हैं, कभी साथ में और कभी एक दूसरे के साथ बैठकर सॉन्ग सुनते रहे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ बेचारी लिन अकेली घूम रही होती है। ऊपर से वो जिनो भी इसे कॉल्स करके परेशान कर रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, मैं उसे कैसे मनाऊं। तभी लिन माउंटेन के टॉप पर पहुंच आई थी और उसे कहने लगी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सनसेट दिखाने के लिए ले आओ, ये बहुत पीसफुल लगता है, तो यकीनन वो भी तुम्हारी दिल की बातें समझ जाएगी। इधर ज़्याओज़ाई की नजरों से थोड़ी देर के लिए जुहांग गायब हो गया था, तो ये काफी ज्यादा परेशान हो गई और उसे आवाजें देते हुए कहती है कि प्लीज सामने आ जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। जुहांग इसके पीछे ही खड़ा इसे आवाज देते हुए बोला कि मैं जानता था तुम भी मेरे लिए फील करती हो, तो क्या तुम अपने उस छोटे से आइसलैंड वाले ख्वाब में मुझे भी शामिल नहीं कर सकती। ज़्याओज़ाई के लिए भी अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना आसान नहीं था। वो कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपने उस छोटे से ख्वाब में ऐड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जुहांग भी खुशी खुशी से उसके पास पहुँच आया और ज़्याओज़ाई ने मजीद बताया कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम्हें एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही अपने रूल्स को क्यों तोड़ूं। तुम भी तो शादी से पहले रोमांटिक होने वाला रूल तोड़ सकते हो ना, जिस तरह तुमने मुझ पर अटैक किया था ना अपने प्यार में फंसाने के लिए। अब मैं भी तुम्हारे इस रूल को तोड़ने के लिए काउंटर अटैक करूंगी। देखते हैं कि सबसे पहले कौन कामयाब होगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओज़ाई काफी कॉन्फिडेंट होकर आ रही थी और जुहांग ने जब उसे देखा तो वो समझ गया कि ये मुझसे रोमांटिक होने की कोशिश करेगी। वहाँ से भागकर निकलना चाह रहा था, लेकिन ज़्याओज़ाई ने उसे भागने का मौका तक नहीं दिया। कहने लगी कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। इवन के उसे दीवार के साथ लगा देती है और पूछने लगी कि कंपनी के बॉस होकर तुम मुझसे डर रहे हो। वो तो सच में ही काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। ज़्याओज़ाई बोली कि अच्छा मैं मजाक कर रही थी। वैसे मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई थी कि हमारी कंपनी की फर्स्ट फीमेल डिस्टिलर कौन है। मैंने काफी मटेरियल पढ़ा, लेकिन फिर भी उस बारे में कुछ पता नहीं चला। जुहांग उसके करीब जाकर उसके कान में बताता है कि ये एक सीक्रेट है और फिर फौरन वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अभी घर जाने वाला था कि तभी ज़्याओज़ाई बोली कि चलो आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। जुहांग बोला कि ये अच्छा आइडिया है, उसके साथ बैठकर चलने लगा। पहली बार उसका घर देखकर ज़्याओज़ाई को ये सेटिंग और डेकोरेशन काफी पसंद आई, तो जुहांग बोला कि ये सब कुछ मैंने खुद डेकोरेट किया है। ज़्याओज़ाई को अभी भी अपने काउंटर अटैक वाली बात याद थी। कहने लगी कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, क्यों ना आज मैं इसे अच्छे से देख लूं, जो कहते हुए उसके करीब आ गई थी। जुहांग पिछली बार की तरह नर्वस हो गया था। इसके बाद कुकिंग करते वक्त भी वो फ्लर्टी वर्ड्स का यूज कर रही थी कि आराम से अपने ये प्यारे प्यारे से हाथ मत काट देना। अब तो उस बेचारे के हाथों ने काम करना ही छोड़ दिया। ज़्याओज़ाई इसी मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आ जाती है और उसे किस भी कर दिया। लेकिन इससे पहले कि जुहांग अपने रूल्स को तोड़ता, इधर डोर पर नॉक हुआ तो ये बोला कि यकीनन मेरे मॉम डैड होंगे, क्या मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। ज़्याओज़ाई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और भागकर चुप गई। इसके बाद मॉम डैड अंदर आते हैं, जो कि जुहांग के लिए डिनर पैक करके लाए थे। डैड उसका मजाक उड़ाते हैं कि आज कितने मजे की रात है, अगर तो तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम भी उसके साथ बाहर डेट पर चले जाते, बजाय के यहाँ अपने लिए खुद डिनर बनाते। मॉम डैड दोनों ही मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ से ज़्याओज़ाई मास्क लगाकर अंकल आंटी को ग्रीटिंग्स करती है और बताया कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। असल में मेरी जॉब सिर्फ एक दिन के लिए ही थी, मैंने यहाँ की सारी साफ सफाई कर दी है, अब मैं चलती हूँ। और भागते हुए वहाँ से निकल गई, इससे पहले कि अंकल आंटी उसे कोई सवाल करते। लेकिन इधर मॉम जुहांग से सवाल करती है कि ये लड़की कौन थी और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बताओ जरा। वो बोला कि मॉम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं आप। डैड के सवाल भी कुछ इसी तरह के थे कि इस घर में पहले तो सिर्फ तुम्हारी मॉम ही नजर आती थी, अब ये क्लीनर कहाँ से आ गई, जल्दी जल्दी से हमें सच बताओ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी से मॉम डैड दोनों समझ गए। नेक्स्ट सीन में वो ज़्याओज़ाई को सॉरी कर रहा था कि मॉम डैड की नॉनसेंस बातों को सीरियस मत लेना, जबकि वो कह रही थी कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी फैमिली हैप्पी फैमिली होगी। वो बोला कि हाँ ठीक कह रही हो, बस तुम्हारी ही कमी है। नेक्स्ट सीन में जिनो को दिखाया गया, जो कि हर बार की तरह लिन को परेशान कर रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ घुमाने के लिए लेकर जाऊँ, उसे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद आएगा, तुम लड़की हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, लेकिन तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, कहाँ पर हो, प्लीज जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो। तभी लिन की तरफ से उसे मैसेज आया कि इस वक्त मैं बिजी हूँ, क्योंकि मुझे लीकर के प्रमोशन के लिए किसी और स्पोक पर्सन को ढूंढना होगा। जब जिनो ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो अपने टीम मेंबर से लाइव स्ट्रीमिंग की अरेंजमेंट करने के लिए कह देता है, क्योंकि
क्योंकि वो स्नो लिकर की प्रमोशन करना चाहता था। वैसे तो आज जीनो किसी और प्रोडक्ट की प्रमोशन करने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे छोड़कर इसने स्नो लिकर की प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया कि ये कितना अच्छा है और आप सबको भी पसंद आएगा। उसके प्रमोशन करने की देर थी कि इधर लोगों ने इस लिकर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, जबकि टीम मेंबर्स को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आज वो इस लिकर की भी प्रमोशन करेगा। दूसरी तरफ इस रात में ही जूहांग को एक जरूरी कॉल ने उठा दिया और उसे पता चला कि एक बहुत सीरियस इशू हो गया है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में लिन को दिखाया जाता है, जहां जीनो बेसब्री से ऑफिस में पहुंचकर उसे पूछने लगा कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही। असल में लिन उस बात से एम्बेरस थी कि ये दोनों साथ में सोए, तो लिन उसे कहने लगी कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ऐसे समझो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि जीनो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सच में तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। लिन ने तो उसकी ये बात ना सुनी, लेकिन उसके बाकी के फैंस ने इसे घेर लिया। बेचारे जिनो के लिए भी उन लोगों से अपने आप को छुड़ाना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट सीन में लिन ज़ियाओज़ाई के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वैसे तो दोनों आपस में बहुत मौज मस्ती कर रही थी, लेकिन दोनों ही दिल में इमोशनल भी होती है, जो कि एक दूसरे को पता चलने नहीं दे रही थी। इसी दौरान ज़ियाओज़ाई ड्रिंक करने के बाद सो गई थी। लिन ने भी उसे वही सोफा पर लिटा दिया। तभी डोरबेल बजी। जब लिन ने जाकर देखा तो वो जूहांग था। उसे देखकर लिन ने बताया कि ज़ियाओज़ाई सो गई है, आप उसका ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। जिसके बाद वो चली जाती है और इधर जूहांग इसका ख्याल रखता रहा। किसी हद तक तो जूहांग को भी अंदाजा हो गया था कि ज़ियाओज़ाई मुझे सच क्यों नहीं बताना चाहती। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जब उसे होश आया और उसने अपने सामने जूहांग को खड़ा देखा तो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे और कब आए। जूहांग ने बताया कि कल तुम्हारी बर्थडे थी और मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो गिफ्ट दिखाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़ियाओज़ाई कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ, जिसकी वजह तो उसने नहीं बताई, लेकिन इसे अपने साथ ले आया। यहाँ डॉक्टर ज़ियाओज़ाई के डैड को ट्रीट कर रहे थे और इसे देखकर बताते हैं कि तुम्हारे डैड को बियर्स एडिक्शन हो गई है, जिन्हें ट्रीट करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं। फिलहाल के लिए हमने इनको थेरेपी दे दी। ये प्रोसीजर 3 से 4 महीने तक चलता रहेगा और उसके बाद तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। ज़ियाओज़ाई को उसका ये सरप्राइज देखकर काफी अच्छा लगा। वो पूछती है कि इसका मतलब तुम्हारे हाथ पर भी ये चोट मेरे डैड की वजह से लगी। तो वो बोला कि इसकी तो कोई बात नहीं, बस डैड जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है। डैड इसे देखते साथ ही पूछने लगे कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। इधर ज़ियाओज़ाई की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद उसने अपने डैड को सोबर देखा, जिन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। साथ ही वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगी, क्योंकि सिर्फ उसके बचपन में ही डैड सोबर हुआ करते थे। प्रेजेंट में डैड को भी इस सब का अंदाजा था कि वो अपनी बेटी से कितना बेखबर रहे। इसके लिए वो ज़ियाओज़ाई से माफी मांग रहे थे, जबकि ज़ियाओज़ाई उनको हक करते हुए बोली कि बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई जूहांग को बता रही थी कि मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है। हमें डैड ने हर साइज देने की कोशिश की, इवन के अपने डिस्टिलर की जॉब छोड़कर उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो बिजनेस अच्छे से नहीं चल सका। तो डैड बहुत सारे कर्जे के नीचे दब गए और इसी वजह से मॉम भी उन्हें छोड़कर चली गई। मैं जानती थी कि डैड हमेशा से ही डिस्टिलर बनना चाहते थे, इसलिए मैंने खुद डिस्टिलर बनकर उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। जूहांग उसकी ये सारी बातें सुनता रहा, कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया डिस्टिलर बनने का, और अगर तुम डिस्टिलर ना बनती तो फिर हम दोनों कैसे मिलते, और अगर मुझे तुम ना मिलती तो फिर मैं तो सारी जिंदगी अकेले ही रह जाता। ज़ियाओज़ाई को इसकी बात पर हंसी आ रही थी, जबकि जूहांग कहता है कि प्लीज अब से खुद को अकेले मत समझना, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर वो भी इमोशनल होकर इसे हक कर देती है और अब से दोबारा इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया गया। जीनो दोबारा से बचकानी हरकतें करते हुए उसके सामने आ पहुंचा और कहता है कि देखा, मेरे एरो ने भी तुम्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस पर लिन ने तो दोबारा से उसे डांटना शुरू कर दिया कि ये क्या बच्चों वाली हरकत है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, इतने फेमस हो तुम, तुम्हें तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम देखो कि मेरे पीछे ही पड़ गए।
बेचारा जिनो भी उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि भला मुझे उन लड़कियों से क्या लेना देना, मुझे तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है, तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रही। लेकिन लिन उसकी कोई भी सुने बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई और जूहांग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि अब जूहांग भी उसके घर में रहने लगा था। अचानक से उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जबकि ज़ियाओज़ाई ने इसके लिए रिंग प्रिपेयर की थी। असल में वो वेट कर रही होती है कि कब ये मुझे प्रपोज करे तो मैं भी इसे रिंग दूं। इधर जूहांग इसके पास आकर कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर अपने घर की चाबियां उसे देते हुए बोला कि अब से मेरा घर तुम्हारा, क्योंकि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देना चाहता हूँ। जिसका मतलब तो यही था कि वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। हमारी ज़ियाओज़ाई को भी उसका ये गिफ्ट काफी पसंद आया क्योंकि वो कब से इसी का ही तो वेट कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जूहांग के पेरेंट्स को दिखाया गया जो कि अपनी उस ऑनलाइन बेटी से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में वो कहने लगी कि आप दोनों ने तो मेरे बॉयफ्रेंड को देखा ही नहीं, चलो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। जो कहकर उसने एक पिक्चर सेंड कर दी और जब इन दोनों ने देखा तो आपस में ही कहने लगे कि ये तो हमारा बेटा जूहांग है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई लिन को माउंटेन के टॉप पर लेकर आई थी और फिर वहाँ से जाते हुए बोली कि मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। दूसरी तरफ से जिनो भी पहुँच आया। उसे देखकर लिन पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बोला कि मैंने ही तो ज़ियाओज़ाई को कहा था तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। याद है तुमने एक बार कहा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मुझे उसे सनसेट दिखाने लाना चाहिए, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। लिन तो उसे अभी भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ मेरा पीछा करना बंद कर दो, लेकिन जिनो कहने लगा क्योंकि मैं फेमस हो चुका हूँ, मेरे फॉलोवर्स मिलियंस में है, पर क्या फायदा इस सब का अगर ये सब मुझे खुशी ना दे सके। जिस तरह तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया, मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, तो क्या बुरा हुआ अगर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जो आज तक कोई भी नहीं जानता। फिर उसके करीब जाकर कान में अपना रियल नाम बता देता है, जो सुनकर लिन भी हंसने लगी और जिनो बोला कि देखा कितना फनी नेम है मेरा। उसकी ये सारी बातें सुनकर लिन भी पिघल चुकी थी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो जिनो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे हक कर देता है। ये वाला सीन देखकर ज़ियाओज़ाई भी जल्दी जल्दी से पहुंच आई और इसे अपने कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर लिन बोली कि ज़ियाओज़ाई अगर मैं पिक्चर्स में अच्छी ना आई ना तो देख लेना। फिर ये कहकर वो जिनो को किस कर देती है और अब से उन दोनों की भी हैप्पी वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में जूहांग के मॉम डैड आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि चलो जूहांग के साथ एक प्रैंक करते हैं। तभी दूसरी तरफ से वो भी पहुंच आया। कहने लगा कि मॉम डैड आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, जबकि डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम ज़ियाओज़ाई है, तो वो बोला कि हाँ। इस पर डैड कहने लगे कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो और तुम दोनों बहन भाई हो। मॉम की ये बात सुनकर तो ज़ियाओज़ाई भी शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फौरन मुड़कर वहाँ से वापस जाने लगी, जबकि जूहांग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर मॉम डैड आपस में कहने लगे कि हम तो बस प्रैंक कर रहे थे, ये तो सीरियस ही हो गई। लेकिन खैर बाहर आकर उसे क्लियर कर देते हैं कि हम दोनों ही जे हैं, तुम्हारे ऑनलाइन पेरेंट्स। जो सुनकर तो ज़ियाओज़ाई भी काफी खुश हो गई। जूहांग को भी आज ही पता चला कि मॉम डैड हमेशा जो मेरी ऑनलाइन सिस्टर की बात करते थे वो असल में ज़ियाओज़ाई है। यहाँ उसने ज़ियाओज़ाई को एक और सीक्रेट भी बता दिया कि तुम हमेशा जानना चाहती थी ना कि हमारी कंपनी की फर्स्ट फीमेल डिस्टिलर कौन है, तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है। मॉम डैड को ज़ियाओज़ाई से और ज़ियाओज़ाई को उन लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा क्योंकि वो सब अब एक हैप्पी फैमिली बनने वाले थे। नेक्स्ट सीन में जूहांग एक बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। साथ में वो ज़ियाओज़ाई को भी लेकर जाना चाहता था क्योंकि ये ट्रिप 2 साल के लिए है और इतना टाइम वो इसके बगैर नहीं रहना चाहता। ज़ियाओज़ाई भी उसके साथ जाने के लिए रेडी है लेकिन फिर भी कंफ्यूज लग रही थी। तभी उसे लिन की कॉल आई जो वो जूहांग के सामने रिसीव नहीं करती और अकेले जाकर उससे बात करने लगी। लिन इसे कह रही थी कि तुम्हें इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से ऑफर आई है और तुम अभी भी सोच रही हो अगर तुम यहाँ पर सिर्फ 1 साल का भी एक्सपीरियंस ले लो तो तुम्हारी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। चाहे ज़ियाओज़ाई को भी ये ऑफर काफी अच्छी लग रही थी लेकिन वो जूहांग के बारे में सोच रही थी कि मैं उसे ये बात कैसे कहूँ और मैं तो उसके साथ जाने वाली हूँ। लिन बोली कि मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर तुम्हें जूहांग से बात करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी के बीच में वो कभी भी नहीं आएगा। बाहर ही खड़ा जूहांग भी ये सारी बातें सुन रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मैं सच में ज़ियाओज़ाई की कामयाबी के बीच में आ रहा हूँ, शायद मुझे इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में उस इंटरनेशनल कंपनी का ओनर ज़ियाओज़ाई से फेस टू फेस मिलने के लिए आया था। उसे अपनी ऑफर दे देता है और सोचने के लिए कुछ टाइम दे दिया कि फिर मुझे खुद ही बता देना। तुम जानती हो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कभी कभी मिलती है और हमारी कंपनी की वैल्यू भी पता है तुम्हें। ये कहकर
वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन ज़ियाओज़ाई अभी भी कंफ्यूज थी। नेक्स्ट सीन में वो जुहांग के साथ उसी छोटे से ढाबे पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन उसे परेशान देखकर जुहांग पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या तुम उसी जॉब की वजह से परेशान हो। ये सुनकर वो बोली कि तुम्हें कैसे पता। इसके जवाब में जुहांग ने बताया कि तुम्हें याद है जब एक दफा मैंने कहा था कि मेरे पास्ट की भी एक लंबी स्टोरी है। असल में मेरी रियल मॉम मिस मई है, जो कि इस छोटे से ढाबे की ऑनर थी। मेरे पैदा हो जाने के बाद कुछ रीजंस की वजह से वो आदमी मिस मई से शादी नहीं कर पाया और इसीलिए ही मुझे हमेशा अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। ये सुनकर ज़ियाओज़ाई भी हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या मिस मई इस बारे में जानती है कि तुम उनके बेटे हो। तो ये बोला कि नहीं, वो तो नहीं जानती, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ज़ियाओज़ाई पूछने लगी कि अच्छा, तो इसलिए तुम शादी से पहले रोमांस में नहीं पड़ना चाहते। वो बोला कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझसे जुड़ जाने के बाद तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही, बल्कि यही रहकर अपने डैड का ख्वाब पूरा करो। वैसे भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दूर रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़ियाओज़ाई को उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए थे। उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ और बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। नेक्स्ट सीन 2 साल के बाद का दिखाया गया। जुहांग बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और सबसे पहले वो ज़ियाओज़ाई को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि वो तो अपने घर पर है ही नहीं। तभी उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई और बताया कि हमने ज़ियाओज़ाई को किडनैप कर लिया है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो फौरन से दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। ये सुनकर तो वो फौरन से भाग निकला और जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां ज़ियाओज़ाई को कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। जुहांग बोला कि तुम लोगों को क्या चाहिए, प्लीज इसे छोड़ दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बोले कि अगर हम इसे छोड़ दे तो क्या तुम अपना सब कुछ इसे दे दोगे, जिस पर जुहांग कहने लगा कि हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। ये सुनकर ज़ियाओज़ाई स्माइल करने लगी और फौरन से उठ खड़ी हुई कि बस बस, अब आप लोगों ने सुन तो लिया कि ये अपना सब कुछ मुझे दे देगा। वो पहले से ही वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार थी। इतना बड़ा प्रैंक देखकर अब जुहांग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था और उसे हंसी आने लगी। लिन और जिनो ने भी इस प्रैंक में पूरा हिस्सा लिया हुआ था, जबकि जुहांग फौरन से जाकर ज़ियाओज़ाई को हक कर देता है। ज़ियाओज़ाई बोली कि हम दोनों ने बहुत इंतजार कर लिया, चलो अब अपना अगला स्टेप ले लेते हैं, आज से तुम मेरे हुए। ये सुनकर जुहांग बोला कि ठीक है, यानी कि वो भी उसका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया, जो सुनने के बाद सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।